अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हमारा मौजू है कैपिटल गेन्स के ऊपर इनकम टैक्स का, और ये कंटिन्यूशन है हमारी पिछले लेक्चर की। मिसेस हुज़ैमा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बजाय वक्त ज़ाया करने के आइए शुरू करते हैं। मिसेस बुखारी, दोबारा आपको खुशामदीद। और हम जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपने जब जिक्र किया तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर, तो आपने हमें बताया कि एंट्री 50 जो है फोर्थ शेड्यूल की फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसमें जो जैसे कि ये सामने नजर भी आ रहा है कि जो एक यहाँ पे लफ्ज, जो एक टर्म थी उसको यहाँ से डिलीट किया गया, और वो टर्म थी कि टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस। आगे जो लफ्ज था जिसने ये सारा फसाद मचाया वो था कैपिटल गेन का। अगर आप यहाँ देखें, ऑन कैपिटल गेन्स, बिल्कुल ठीक है। तो जब ये ओमिट हो गया, तो ये कैपिटल गेन्स ओमिट होने की वजह से नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स, तो शायद इसी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने ये समझा कि उसको इख्तियार मिल गया है कैपिटल गेन्स को टैक्स करने का। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल जो मैं लास्ट टाइम भी पूछना चाहता था वो ये है कि ये जो एंट्री है ये है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, बिल्कुल सही। नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस। आगे से कैपिटल गेन उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अगर कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, मतलब या तो ये लिख देते कि टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स जो हैं, एक नई एंट्री डालते उसमें लिख देते टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स ऑफ एसेट्स। लेकिन मेंशन ना करना क्या मतलब फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दे देता है, हालांकि मेंशन होना जरूरी है किसी चीज की पावर होने के लिए। तो अब यहां से उसको खत्म कर दिया। तो क्या इस खत्म करने को हम ये मतलब लेंगे कि उन्होंने इस चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, या ये ख्याल उन्हें इट वाज एन आफ्टर थॉट कि उन्होंने ये ख्याल किया कि ये चूंकि अब ये खत्म हो गया तो ये हमारे इख्तियार में आ गया, हालांकि जो चीज यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वो तो अब भी सूबों के इख्तियार में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ओपनिंग अल्फाज क्या हैं, टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, बिल्कुल ये ओपनिंग अल्फाज हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो गोया कि इरादा ये है कि जी जो कैपिटल वैल्यू है, यानी अगर आपके पास असासे हैं तो उनकी जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर कोई टैक्स लगाने का इख्तियार दिया गया है। ठीक है ना। ठीक हो अच्छा, गया। कंटिन्यूएशन में जब उन्होंने लिखा कि नॉट बीइंग कैपिटल गेन का वर्ड हटाने का मकसद ये नहीं था कि अब आपको पूरा इख्तियार मिल गया है कि जी आप उसके गेन के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगाए, क्योंकि हिस्टोरिकली हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने की, इनकम पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की खास तौर पे इनकम पे टैक्स लगाने का इख्तियार हमेशा सूबों के पास ही रहा है। नतीजा ये था कि जब हमारा ये यानी 2010 से पहले कानून जो है वो वाजे था कि कैपिटल गेन आप पे इनकम टैक्स आप लगा सकते हैं सिवाय इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन पर, यानी कि वहां पे बाकायदा उसको निकाला गया था उन असासों में से कि जिसके गेन के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे ये खत्म किया तो अब समझ ये नहीं आ रही कि जानबूझकर किया गया ताकि एक इब्हाम पैदा हो सके कि जब वो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बड़े खुल के इनको इजाजत दे दी कि हाँ जी अब आप कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी इनकम टैक्स लगा सकते हैं। तो मामला सारा खराब हुआ वहां से। अच्छा खैर एनीवे, अब जो भी है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पिछली दफा भी बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो 2013 में गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बाकायदा एक एक्ट जी। लेजिस्लेट कर लिया हुआ है। तो देखिए आगे क्या सुप्रीम कोर्ट किस अंदाज से डिसाइड करती है जब कभी ये मामला वहां क्योंकि तक पहुंचा। मिसेस उज़ैमा बुखारी मल्टीपल केसेस में एपेक्स कोर्ट भी, सूबों की हाई कोर्ट्स भी ये डिसाइड कर चुकी हुई हैं कि व्हेन द प्लेन लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज क्लियर देयर इज नो रूम फॉर इंटेंडमेंट।
तो अब यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज को अगर हम इसके खत्म होने के बाद भी अगर हम पढ़ें तो वो कहता है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, नॉट ऑन गेन, ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, not including taxes on immovable property. Even immovable property पे taxes कोई भी किसी भी किस्म के ये नहीं लगा सकते. So capital value of assets पे taxes लगा सकते हैं, लेकिन immovable property की value पे कोई tax नहीं लगा सकते. Let alone the gain. हाँ, लेकिन अब यहाँ यही तो इन्होंने वो उस इंटेंडमेंट कर दी ना. हाँ जी, ये इंटेंडमेंट है ना. यहाँ पे अभी इन्होंने अस्यूम ये कर लिया कि अगर हम कैपिटल वैल्यू पे नहीं लगा सकते तो कैपिटल गेन पे तो लगा सकते हैं. तो इस अंदाज से इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया. अगर वो लगाना चाहते भी थे तो इनको या तो एक नई एंट्री ऐड करनी चाहिए थी कि टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना. और इवन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अपने इख्तियार में लेना चाहते थे तो यहाँ पे से स्पेसिफिक एक्सक्लूजन जो है, जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है उसको खत्म करना चाहिए था इन्हें. जिस तरह इन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम पे किया हुआ है कि वहां पे वाज़े तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को तमाम इनकम्स पे टैक्स लगाने का इख्तियार है सिवाय एग्रीकल्चरल इनकम के जी. तो देखिए ना, उस तरह वहां पे भी कोई इस अंदाज के अब वहां पढ़े तो फिर कंफ्यूजन अराइज हो सकता है. अब वहां वही तकरीबन सिचुएशन यही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन यहाँ डिफरेंट हो रही है. वहां पे आपने लिखा कि एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, और यहाँ पे आपने जब जो एक्सक्लूजन दी कि नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर आपने टैक्स लगा दिया. अब हम जब सेक्शन 37 पढ़ने जाएंगे तो वहां पे प्लॉट पे भी टैक्स है और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे भी टैक्स है. तो अभी अब आपका जो है मैं तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि अब मैं चाह रहा हूं कि हम जो हमारा आज का मौजू है जो है गुज़िश्ता से व्यवस्था, वो उस पे चलें. और कैपिटल गेन, अब मैंने आपके सामने ये जो है सेक्शन 37, तो मैं सवाल पोज करने से पहले ये इसका जो सब सेक्शन 1 है, जो चार्जिंग सेक्शन है, वो पढ़ना चाहूंगा कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, लाजिम बात है, सबसर्विएंट प्रोविजन है ये, अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर. जी यही रुक जाए. जी यही रुक जाए, इसलिए कि ये चार्जिंग सेक्शन है और ये कह रहा है कि अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट. तो यहाँ पे जो सवाल उभरता है कि वो कौन सा कैपिटल एसेट, जिसके लिए हमें सब सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा. ये इसकी डेफिनेशन जो है मिसेस उज़ैमा बुखारी, सब सेक्शन 5 में, ये मैं ताकि लोग भी इसको देख सकें, ये इसकी डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया. बिल्कुल. अच्छा, अब इसमें इन्होंने हर किस्म के असासे को शामिल किया हुआ है. इन असासों में आपके मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है. तमाम को पहले, यानी कि जिस तरह अगर आप सेट्स, मैथमेटिक्स में सेट्स होते हैं, उस तरह अगर आप सेट लें तो इन्होंने एक पूरी प्रॉपर्टी के अंदर एक फुल सेट ले लिया. बिल्कुल. मगर यानी उन्होंने कहा कि हर किस्म का एसेट जो है वो काबिल टैक्स है करके फिर उन्होंने उसमें से एक्सक्लूजन्स करनी शुरू कर दी है. तो पहली एक्सक्लूजन जो है वो स्टॉक एंड ट्रेड की है. बिल्कुल. स्टॉक एंड ट्रेड में भी कैपिटल इन्वॉल्व होता है, और स्टॉक एंड ट्रेड जाहिर है कि मेरे ख्याल है कि हमारे सामईन को अच्छे से मालूम होगा कि जो भी बिजनेस करता है उसका जो भी स्टॉक्स उसके जो होते हैं वो स्टॉक एंड ट्रेड कहलाता है. मतलब अगर कोई शेयर का बिजनेस कर रहा है तो वो शेयर्स उसके पास अगर कोई एंड पे पड़े हुए हैं तो वो उसका स्टॉक इन ट्रेड हो गया. कोई अगर नहीं, इसमें से शेयर्स को माइनस किया गया मेरे ख्याल. नहीं, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि अगर कोई शेयर्स का बिजनेस कर रहा है, मतलब एज ए ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो बैठा हुआ, वो बिजनेस के तौर पे शेयर्स को कर रहा है, तो वो तब भी वो यही टैक्स होगा, उसका बिजनेस में नहीं शामिल किया जाएगा. नहीं, क्या उसके पास, जी मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि मसलन फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है तो लैंड जो है वो उसका स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट होगा. जी, उसका स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है. जहां पे भी जो भी लैंड बिल्डिंग जो भी उसकी होगी वो सारी स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगी, वो यहाँ शामिल नहीं होगी. हाँ,
अच्छा, हाँ, वो बिजनेस में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ वो पे जो बिजनेस एक्सक्लूजन दी है वो स्टॉक इन ट्रेड की दी हुई है, यही मैं जानना चाह रहा था। जी और मेरा बिल्कुल, सवाल भी यही क्योंकि था कि जब आप बिजनेस के तौर पे करेंगे तो फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से वो निकल जाएगा। लेकिन ये शेयर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, शेयर्स बहरहाल यहीं पर ही असेस होंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हर वो प्रॉपर्टी, जी ठीक जी है, जी जी जिसके ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस या एमोटाइजेशन चार्ज हुआ है इस लॉ के तहत, वो भी यहाँ शामिल नहीं होगी। ठीक हो गया। हर वो एसेट जिसके ऊपर इस लॉ के तहत कोई भी किसी किस्म की भी कोई एक्सपेंस अलाउ हुआ है, और जी ये ठीक भी हो गया। अगेन बिजनेस में चला जाता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री आपने लेट आउट की है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाती है, जिसकी मशीन के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड है, उसकी सेल करेंगे तो वो कैपिटल यहाँ पे नहीं फॉल करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि वो आपके जो बिजनेस प्रॉफिट्स या गेन्स हैं उसके अंदर उसका या प्रॉफिट शामिल किया जाएगा, या अगर उसमें लॉस हुआ है तो वो वहां से माइनस किया जाएगा, लिहाजा वो भी इसमें से निकल गया। ठीक हो गया। अगली चीज जो आ जाती है आपकी, वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद वही कि जो चीज मसलन कैश है, ज्वेलरी है, कोई भी ऐसा आइटम है जो आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और आसानी के साथ, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो जाता है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके जाती जेर इस्तेमाल है, आपके या आपके डिपेंडेंट्स के जेर इस्तेमाल है, वो भी शामिल नहीं है इसमें। ठीक हो गया। गोया कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो आप जाती इस्तेमाल में लाते हैं, अगर आप उसको बेचकर उसमें आपको कोई गेन होता है तो वो यहाँ उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वो आपके इनकम में नहीं डाला जाएगा, तो ये भी इसमें से माइनस हो गया है। ठीक लेकिन हो गया। इस पॉइंट पर आके अब इन्होंने एक और इंक्लूजन कर दी है, यानी इधर तो एक्सक्लूड कर दिया है कि हाँ, जाती मतलब इस्तेमाल कैपिटल की गेन में अशिया लेके जो आए। है वो शामिल नहीं होंगी, लेकिन साथ ही कहा है कि सिवाय उन आइटम्स के जो सेक्शन 38 के सब सेक्शन 5 में मेंशन, जिसमें वो तस्वीर शामिल हैं जो इसके लिए, हाँ जी, कीमती इसके लिए नोयत की, हमें और वहां जाना पड़ेगा। जी जी हाँ, जी, सही हो गया। अगर ठीक हो आप पूरा इसका जायजा लें तो आपके बहुत थोड़े से एसेट्स रह जाते हैं गया। जिनके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज हो रहा है। तो अब इसके मुताबिक अब जो रह गए हैं एसेट्स वो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके शेयर्स, वो अब इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक हो गया। और वो एसेट्स मसलन जो जैसे 38(5) में मेंशन है, आपके पास अगर कोई बड़ी मायानाज पेंटिंग है किसी मशहूर आर्टिस्ट की, कोई एंटीक का पीस है, ज्वेलरी है, कोई कोई स्टैम्प है जो जिसकी वैल्यू बड़ी हाई है, या फर्स्ट डे फोलियो, इस किस्म के जो आइटम्स हैं जो बहुत ही यानी कि एक हाई किस्म की वैल्यू रखती हैं, ये अगर वो आप चाहें सेल तो करेंगे, मैं इसको ये जी यहाँ आपको पर निकाल लीजिए, दिखा भी देता हूँ कि जी ये सब सेक्शन 5 ने ये एक लिस्ट दी हुई है। बिल्कुल। ये लिस्ट है जिसमें उन्होंने अच्छा, पेंटिंग, स्कल्पचर, मेंशन की है कि हाँ ज्वेलरी, जी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, पोस्टेज, कॉइनेज और ये एंटीक्स जो हैं जी, ये इसमें ये शामिल किए आइटम्स अगर आपके जाती इस्तेमाल में हैं और आप हुए। इनको फरोख्त करते हैं और इस पे आपको हैवी गेन होता है, या जितना भी गेन होता है, बहरहाल इससे बहस नहीं, वो सारा गेन काबिल टैक्स है। ठीक हो गया। अब यहाँ एक सवाल जो आपने डेफिनेशन हमें बताई, इससे जो दो सवाल मेरे जहन में आते हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो एक्सक्लूजन यहाँ पे भी होनी चाहिए थी कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। तो अगर वो नहीं, शामिल पहले यहाँ थी पे, ना, जी, नहीं, वजह ये है ना कि ये नंबर 4 पे मेरा क्योंकि ख्याल है, शायद ये नंबर 4 जी ये पे, यहाँ थी, यहाँ पे, 2010 पे ये यहाँ से जी इधर से माइनस कर दी गई है।
जी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ये आ रहा है, ये सी जो माइनस किया है इन्होंने, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द वर्ड, ये फाइनेंस एक्ट 2002 से इन्होंने ये इसको ओमिट किया है, और ये यहाँ पर सी की सूरत में मौजूद था, ये जो यहाँ पर ये सी की सूरत में मौजूद था यहाँ पर। जी जी ये बिल्कुल आपके सामने, ये मैंने इसीलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए भी, और जो हमारे देखने वाले हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए भी स्लाइड ये स्क्रीन शेयर की हुई है। तो यहाँ ये सी जो है इसमें उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले यहाँ मौजूद था, एक्सक्लूजन थी, तो चूंकि इन्होंने वो वहां पे चेंज की तो उस चेंज के कोरस्पॉन्डिंग चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे भी इन्होंने की अपने ख्याल के मुताबिक, कि अब इन्हें इख्तियार हासिल हो गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स कर सकें। हालांकि व्हेन वी से एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो टैक्सेस में तो सब टैक्सेस आ जाते हैं, चाहे वो उसके कैपिटल गेन पे हो, चाहे वो उसकी वैल्यू पे हो, या किसी भी चीज पे हो। तो अभी खैर ये एक फिर अलग इशू आ जाएगा। तो अब हम जो नहीं, दूसरा मैंने सवाल, आपसे अर्ज किया ना कि इन्होंने तो चूंकि वहां से रूलिंग ले ली है लॉ मिनिस्ट्री जी से कि ये क्या हम इस लेकिन कैपिटल वो गेन इन पे पे तो टैक्स लगा बाइंडिंग हो सकते सकती है, टैक्स पेयर पे तो बाइंडिंग नहीं होगी, हैं। जी ऑब्वियस है। बिल्कुल, अगर कोई रिट करना चाहता है इस तो वो करे, बुनियाद पर तो वो जरूर कर ठीक सकता हो है, गया। और अब करनी आज भी चाहिए जी क्योंकि ताकि क्लैरिटी आ जाए। जी क्लैरिटी है। आगे अब दूसरा जी। सवाल जो हमारा है वो ये है कि इस डेफिनेशन को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आपकी इनकम यानी इट्स लाइक सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, अगर मैं अपनी कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूं और मेरे सामने वाले की वो बिजनेस इनकम ट्रीट हो रही है, या मेरी बिजनेस इनकम ट्रीट हो रही है, सामने वाले की नहीं, मेरी बिजनेस इनकम ट्रीट हो रही है, तो जहां पे मेरी इनकम एज ए बिजनेस इनकम टैक्स होगी, फिर वहां पे कैपिटल गेन का सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरी नहीं चीजें होगी। स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट की जाएंगी। नहीं नहीं, ना भी स्टॉक एंड ट्रेड हो, अगर आपका मसलन कोई बिजनेस एसेट में मशीन है, फॉर मशीन एग्जाम्पल आपकी अगर आपकी स्टॉक एंड ट्रेड तो नहीं होती ना, आप उससे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जी, तो वो मशीन की अगर आप फरोख्त करते हैं तो वो लेकिन इसमें तो वो देखे ना, अटक सीमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी हुई है कि प्लांट एंड मशीनरी इज योर स्टॉक इन ट्रेड। well it all depends but I think plant and machinery well if you consider it as stock and trade तो फिर तो in any case वो तो कैप यहाँ पे नहीं जी आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ आप पे ये जो भी देखिए कि स्पेसिफिक that is एक्सक्लूजन, subjected हाँ that ये is subjected to depreciation। हाँ बिल्कुल, वो बात आपकी नहीं नहीं बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो यहाँ जी से डेप्रिसिएशन उसमें मिल रही है, और वो यहाँ से फिर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल जाएगा। सो निकल मोटी जाता है, मोटी खारिज हो जाता है। बात ये है कि मतलब जो जब आपकी इनकम को अगर कोई एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट करेगा, या आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एज ए बिजनेस ट्रीट करेगा, तो फिर वो कैपिटल गेन की डेफिनेशन से से निकल माइनस हो जाएगा। जाएगा बिल्कुल, ठीक हो वो गया। यहाँ से भी जी तो अब आ जाते हैं ये वापस हम यहाँ पर, कि यहाँ पर उन्होंने कैपिटल गेन को तो टैक्स कर दिया। अब कैपिटल गेन को बिल्कुल। टैक्स करने के बाद वो ये फरमाते हैं कि जो है वो, अब मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, हम सब सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल एक कंटिन्यूटी बनती है कि बिल्कुल इस पूरे सेक्शन में चंद असासे ऐसे हैं जिनका एक बाकायदा तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह उसको कंप्यूट करना है, किस तरह उसको जी आपने अपनी इनकम में शामिल करना है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सेपरेट है, ब्लॉक ऑफ इनकम बन जाता है। बिल्कुल अब ऐसे ही आप है। सब सेक्शन 2 पे जब आते हैं, तो सब सेक्शन 2 बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बताता है आपको कि आपने अपने गेन को किस अंदाज से कंप्यूट करना है। गेन के अंदर उन्होंने कहा है ए माइनस बी। अब ये कोई भी बच्चा भी इस बात को डिटरमिन कर सकता है कि ए से क्या मुराद है। ए से मुराद वो प्राइस है, वो कीमत है जिसको असासे को बेचकर किसी को हासिल होती है। यानी अगर आपने अपना असासा मिसाल के तौर पे 100 रुपए का बेचा है, तो वो आपकी कीमत है, कीमत है फरोख्त। बी क्या है? बी उस असासे की ओरिजिनल कॉस्ट है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 रुपए का खरीदा था और आप 100 का बेच रहे हैं, तो ए माइनस बी का मतलब है कि 100 में से 20 मनफी हो जाएगा ठीक हो और जाएगा, आपका गेन जो है वो 80 कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ
दिया है तो वो भी आप अपने एक्सपेंस के तौर पे उसमें से माइनस कर सकते हैं, यानी आप अपने गेन को कम कर सकते हैं इस मेथड से भी। मिसेस जुजामा बुखारी, ये पिछला तो आपका ये जो कमेंट्स है थोड़ा सा वो इंटरनेट डिस्टॉर्शन की वजह से जो है वो बीच में रह गया, तो अगर आप दोबारा अच्छा जो है वो उसको, कि आप बता रही थी कि जो गेन 80 रुपीज तक हम थे, कि 80 रुपीज उसका गेन निकला, उसके बाद जी। का जो कमेंट। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर आप खरीदते वक्त उस असासे को भी, यानी 20 रुपए वाले असासे को खरीदते वक्त अगर आपने उस वक्त 5 रुपए किसी को मजीद दिए थे किसी भी वजह से, तो वो उस असासे की वैल्यू में शामिल हो जाएगा, यानी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, तो वहां आप उसको 25 रुपए कंसिडर कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप बेचते वक्त अगर आपने किसी ब्रोकर को कोई अमाउंट पे की है तो वो आप उस अपने एक्सपेंस में से माइनस कर सकते हैं, यानी गेन को आप मजीद कम कर सकते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ा के और उधर से आप एक्सपेंस क्लेम करके। अब तो लेकिन फिर भी हम आसानी के लिए ये लोगों की आसानी के लिए ये बात कर सकते हैं कि 80 रुपए का आपको गेन हुआ है, 20 रुपए आप उसकी कॉस्ट थी, 100 का आपने बेचा, 80 रुपए आपको उस पर गेन हो गया। अब ये अब आपका गेन है। जी मिसेस जुजामा बुखारी, इसमें थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा ताकि मैं आपके कमेंट्स ले लूं कि फर्ज कीजिए कि मुझे एक एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलती है और उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 50 रुपए है। वो तो यहाँ आती नहीं ना, सुन लेना, डेप्रिसिएटेड एसेट। लेट मी पोज द क्वेश्चन कि अगर हमने 50 रुपए एक एसेट की WDV है और उसकी कॉस्ट मुझे जो थी पड़ी वो 100 रुपए थी, ठीक है, 100 रुपए का मैंने खरीदा था, WDV उसकी 50 रुपए है, लेकिन जब मैं बेचने गया तो वो 150 रुपए का बिका, ठीक है। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन जो उस पे मिली वो मिली है 50 रुपए की, यानी कि मैंने 100 रुपए का खरीदा था, अब WDV 50 रुपए है तो 50 रुपए मुझे डेप्रिसिएशन मिली। तो ये जो, लेकिन बेचा मैंने 100 रुपए का, 150 रुपए का, तो वो जो 100 और 50 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं गेन निकालूंगा तो गेन तो निकलेगी 150 माइनस 50, 100 रुपए, लेकिन इस 100 रुपए के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है जिसमें मुझे 50 रुपए मतलब जो WDV मैं रिकवर कर ली अपनी, जो मुझे डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज की थी, और एक हिस्सा वो है जो कि ओवर एंड अबव द कॉस्ट है, यानी 100 रुपए मेरी कॉस्ट थी और उससे ऊपर निकला। तो इस सूरत हाल में ये क्या बिजनेस इन ये कैपिटल गेन से बाहर ही निकली रहेगी? कोई भी देखिए, हम फिर उस बात पे वापस जा रहे थे। 37(5) सबसेक्शन 5 में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए वो तो यहाँ का सब्जेक्ट ही नहीं रहता। ओके, तो उस पे तो बहस करने का हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता ना, कि जो भी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन है वो तो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो उसको तो आप बिजनेस में ही काउंट करेंगे, और वहां पे बड़ा सीधा सीधा मेथड दिया हुआ है। चलें, ठीक हो गया। WDV अगर आपकी है और आपकी सेल प्राइस हाई है तो डिफरेंस आपकी बिजनेस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। WDV से सेल प्राइस कम है तो जो डिफरेंस है वो आपके लॉस में चला जाएगा। तो वो तो वहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो कोई इस किस्म की बहस है ही नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ठीक हो गया। जो कॉन्सेप्ट है वो सबसेक्शन 3 में अब आपको नजर आएगा कि क्या कहा गया है वहां। अब हमने डिटरमिन कर लिया है कि गेन है 80 रुपए, बिल्कुल सही। अब 80 रुपए को लेके हम आगे चलते हैं। सब सेक्शन 3 हमें ये कहता है कि जहां पे कोई असासा 1 साल से ज्यादा अरसे तक रखा जाए तो उसके गेन को हम 3/4 तक ले सकते हैं, यानी कि 80 रुपए को में से अब हम 25% माइनस करेंगे तो वो हमारा काबिल टैक्स गेन बन जाएगा। अब 80 रुपए में जब आप 25% माइनस करते हैं तो आपके पास बाकी बचता है 60 जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी, तो 60 अब आपका इसके ऊपर गेन बनता है। और ये जो 3/4 है ये हर एसेट के लिए करनी है मां सिवाय शेयर्स के, कि इसमें इन्होंने भी इसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन ये की है कि हर एसेट के ऊपर आप की गेन को आप 3/4 करेंगे सिवाय
शेयर्स के। और ये कौन से शेयर्स हैं? ये वो शेयर्स हैं जो यानी 37A का सब्जेक्ट नहीं है। 37A में सिर्फ वो शेयर्स और स्टॉक्स लिए गए हैं जो रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज है, जिनकी कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही शेयर्स उठाए गए हैं। बाकी अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी का या कोई और पब्लिक कंपनी जो अनरजिस्टर्ड है उसके कोई शेयर्स हैं तो उनका 3/4 यहाँ नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे एसेट्स के लिए हो ये जाएगा। होगा। क्योंकि और अगर आपके पास लिस्टेड शेयर हैं तो वो फिर 37A में कवर्ड होंगे। वो 37A का सब्जेक्ट है। तो अगर आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ कि जो नॉन लिस्टेड शेयर हैं वो सारे के सारे, चाहे वो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हों या पब्लिक नॉन लिस्टेड के हों, वो यहाँ कवर हैं। और जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं वो सारे जितनी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो कवर्ड हैं 37A में। उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट ब्लॉक टाइप क्रिएट कर दिया है जिसे हम कहें कि वो 37A में जाके कवर होगा। तो ठीक हो गया। अब ये जो 60 रुपए आपके बने हैं, ये अब आपकी बाकी टोटल इनकम में शामिल होकर फर्स्ट शेड्यूल के पैरा 1 या पैरा 2 जो भी अप्लाई होता है उसके मुताबिक आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। जी ठीक है। अब वापस तो यहाँ तक आपके जो आम असासे हैं वो तो कवर हो जाती हैं। जी, अब वापस आते हैं 1A में, जो ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग, चूंकि और नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, 3, 3A एंड 3B। और ये एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर दी हैं उसने इन तमाम बातों के अगेंस्ट जो अभी आपने बयान की। बिल्कुल। 3 सब सेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, 3 में कुछ भी लिखा हो, 3A में कुछ भी लिखा हो, 3B में कुछ भी लिखा हो, कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट होगी। ठीक है। अब वहां पर कैलकुलेशन नहीं दी इन्होंने, यहाँ ये भी चार्जिंग सेक्शन सा बना दिया जी, टू बी चार्जेबल, मतलब वो सेपरेट ब्लॉक ही बना दिया ना उसको, एक के सेपरेट ब्लॉक बना हाँ। दिया। तो अब वो हम देखना ये चाहेंगे कि 1 तो हमने पढ़ लिया कि कैपिटल गेन कैलकुलेट होनी चाहिए, 3 भी हमने पढ़ लिया कि वो अदर देन शेयर्स उसकी कैलकुलेशन 3/4 होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि 3A और 3B किन चीजों को डील करते हैं। तो 3A जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल एज ए प्लॉट, वो ये उन्होंने एक तो रेट्स अलहदा किए, वो एक अलग चीज है जो रेट्स उन्होंने दिए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। साथ ही उन्होंने एक शेड्यूल सा बना दिया है कि कब उसके ऊपर कितना जो है वो क्या करना, होल्डिंग पीरियड होगा तो क्या, तो गेन कितनी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल एक तरह से यहाँ पूरा आपका वो एक रिप्रोड्यूस कर दिया है कि जी आप का इमूवेबल प्रॉपर्टी तब काबिल टैक्स होगी कि जहां पे उसका अगर प्लॉट है तो उसका उसकी डिस्पोजल 8 साल तक, अगर 8 साल के बाद होगी तो कोई टैक्स नहीं है, 8 साल से पहले अगर होगी तो फिर ये 2 स्लैब्स उसके ऊपर लग जाएंगे। अगर 1 साल के अंदर करेंगे तो आपको पूरा गेन देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद अगर आप उसको फरोख्त करते हैं तो वो फिर आप 3/4 उस गेन को कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये इन्होंने जो है वो 3B है जो कि मतलब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को डील करता है और वो भी सेम है। अब आ जाइए कि ये सेक्शन जो सब सेक्शन 4 है, ये मेरा ख्याल है जो इस फार्मूले के अंदर जो ये तो देखिए इसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो सब सेक्शंस ये हैं, जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला था यहाँ पर, ये A-B वाला, यहाँ इन्होंने बताया था कि A जो है वो आपका कंसिडरेशन रिसीव्ड है और B कॉस्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पर सब सेक्शन 4 में वो आके कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग कंपोनेंट B ऑफ द फार्मूला इन सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 2 में जब हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो वो कह रहा था कि B इज द कॉस्ट। तो यहाँ पे आके वो कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है कि ये सॉरी ये 4 ये यहाँ पे for the purpose of determining component B of the formula in subsection 2, no amount shall be included in the cost of capital asset for any expenditure incurred by the person on this one, this one, this one and this one. तो ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ, देखिए
सेक्शन 21 तो वही आ गया हमारा, यानी इन्होंने मोरलेस वही बात की है कि अगर आप असासे के फरोख्त के दौरान अगर आपने कोई आपके ऊपर टैक्स लगा है तो वो आप टैक्स का वहां पे एक्सपेंस नहीं ले सकते। यानी सेक्शन 21 हर वो एक्सपेंस है जो डिसअलाउ होता है, जो बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि आप कॉस्ट में कोई लोडिंग नहीं कर सकते, मतलब आपको जो कॉस्ट में इस तरह की लोडिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये जो चीजें डिफाइन की हुई हैं ये वहां पे लोड नहीं कर सकते आप कॉस्ट में। अगर आपको गिफ्ट के तौर पे आया है तो वो गिफ्ट की जो कॉस्ट आपको एज पर दिस लॉ डिटरमिन करेंगे वो डिटरमिन होगी, और उसके ऊपर फर्दर कोई लोडिंग नहीं कर सकते आप, जैसे यहाँ पे लिखा। क्योंकि गिफ्ट के लिए, हाँ जी, गिफ्ट के लिए तो आपका वो क्लियर है ना कि जहाँ पे इस तरह की कोई आपको चीज मिली है जो इनहेरिटेंस में है या गिफ्ट में है, तो ऑन द डे ऑफ दैट ट्रांसफर, जब वो गिफ्ट आपको वसूल हुआ है, अच्छा ये तो सॉरी वो ली जाएगी जो उस दिन वैल्यू ऑफ एसेट। ये 4A शुरू हो गया। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, वो बहुत ज्यादा उसके साथ अंदर मेरा ख्याल है अंदर किया हुआ है ये, इस वजह से नहीं, मकसद मैं आपको बता देती हूँ ना कि ये जो 4 में आपको वो मतलब एमोर्टाइजेशन का अगर कोई एक्सपेंस आपने लिया है या कोई और डेप्रिसिएशन लिया है तो वो यहाँ पे नहीं अलाउ होगा। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं 4A की तरफ कि कैपिटल वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। अब ये उसने कुछ सूरत हाल दी हैं कि गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट हो, सक्सेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो। तो उस सूरत में जो है वो एसेट की जो कंपोनेंट बी है, यानी कि कॉस्ट, वो कहता है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर और एक्विजिशन बाय द पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये फेयर, सिंपल कर दिया। अच्छा ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये कंसेप्ट अक्सर मैं सोचता हूँ, और ये आप देखें कि बहुत सारे हुआ है जी फेयर मार्केट वैल्यू को सेक्शन 64 में जाके 63 में मेंशन किया हुआ है। जी बिल्कुल किया हुआ है इसमें, और हमने वही लेनी है, वो लेनी है बिल्कुल। ये चलें आपने ये क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस पे हेल ऑफ लिटिगेशन मौजूद है कि वो एक ही प्लॉट जो है उसके साथ वाले प्लॉट की रजिस्ट्री, पिछले प्लॉट की रजिस्ट्री, दाएं प्लॉट की रजिस्ट्री, बाएं प्लॉट की रजिस्ट्री, और फिर उसमें ये भी था कि आपने जो रजिस्ट्री दी है वो 2 साल पुरानी थी, उसने जो रजिस्ट्री लेके आया वो 2 साल नई थी। तो ये सारे केसेस आपके सामने होते हैं। लैंडलॉक था, काफी चीजें शामिल है। बिल्कुल हाँ, सेक्शन 68 इस चीज को वाजे कर देता है। चले ठीक हो गया। अब आते हैं मिसेस बुखारी हम सेक्शन 37A की तरफ। कि सेक्शन 37A जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है उनको डील करता है। तो इसके बारे में आप बताइए कि ये क्यों जरूरत महसूस हुई। बयान करूं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। ये क्यों जरूरत महसूस हुई और क्यों यहाँ ऐड किया गया ये। बिल्कुल ठीक है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह होती है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले जी, जब आप कोई भी शेयर लिस्टेड फरोख्त करते थे तो वो अमूमन एग्जेम्प्ट होता था। सेकंड शेड्यूल में उसकी एग्जेम्पशन पाई जाती थी, यानी उसके गेन को काबिले टैक्स नहीं रखा था। फिर हुआ ये कि जी सेकंड शेड्यूल में इसकी प्रॉपर एग्जेम्पशन मौजूद थी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ठीक है ना। तो पॉलिसी मेकर्स ने अब देखा कि भाई यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने अंधा पैसा बना लिया और उस पर कोई हमने टैक्स भी नहीं लगाया उनको। तो ये जब ख्याल उन्हें आया कि ओवर नाइट लोग काफी अमीर हो गए, क्योंकि जो बड़े बिग फिश जिनको कहते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में खेलने वाली थी, उन्होंने इस जरिए के इसके थ्रू बहुत ज्यादा पैसा बनाया। फिर इनको ख्याल आया, जैसे हमेशा आफ्टर थॉट आता है कि भाई जहां पे पैसा है चलो वहां से हम टैक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड शेड्यूल से वो एग्जेम्पशन क्लॉजेस उन्होंने वहां खत्म करनी शुरू कर दी, और ये 37A। अब आप देखिए कि 37A कब आया, जरा गौर फरमाइए। ये 37A को ये 8 पे है जी, ये ऐड किया गया है फाइनेंस एक्ट 2010 से जी। 2010 में ये, यानी 2010 से पहले ये सारे जो आपके शेयर्स के ऊपर जो भी गेन होता था, जो लिस्टेड कंपनीज का था, ये सारा एग्जेम्प्ट था। तो चंद चीजों के अलावा तो ये है कि अब उन्होंने कहा कि अब हम इस पे हमें टैक्स लेना चाहिए, लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं इसके थ्रू। फिर ये 37A को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया
और आप नोट करेंगे कि इसकी भी हिस्टोरिकली जो सिलसिला चलता है कि शुरू में उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर फरोख्त करने पर टैक्स लगेगा। यानी अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और 2 साल तक रिटेन करते हैं अपने पास और 2 साल के बाद फरोख्त करते हैं, तो जो भी गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर 0 टैक्स होगा। कुछ अरसे तक इन्होंने ये स्कीम इस अंदाज से चलाई। बिल्कुल। फिर भी देखा कि उसके बावजूद भी लोगों के पास काफी, यानी उसके बावजूद भी काफी दौलत बनानी शुरू कर दी, तो उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज कर करके इतना कर दिया कि अब टोटली समझिए कि खत्म ही हो गया है। यानी अब आप जब भी बेचेंगे तो कम ज्यादा टैक्स तो लगना ही लगना है। अब वो 0 वाला कॉन्सेप्ट सिवाय उन शेयर्स के जो कुछ 2013 से पहले खरीदे गए थे, उनके ऊपर तो अभी भी 0 चल रहा है, लेकिन बाकी उसके बाद के खरीदे हुए तमाम शेयर्स के ऊपर चाहे कम हो या ज्यादा हो, वो रिटेंशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, अब 100% टैक्स उन्होंने लगा दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये सिलसिला चला है। अब आए इसकी जुजियात के ऊपर। जी, इससे पहले के जुजियात पे आए, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो और चाहूंगा कि जो सब सेक्शन 3 है, वो चूंकि अब हम बात करें सिक्योरिटी की, तो हमें पता होना चाहिए सिक्योरिटी में शामिल क्या क्या है जिसको ये टैक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक तो जैसे कि हमने कहा था कि वो कैपिटल एसेट से उन्होंने पब्लिक सिक्योरिटीज निकाल के यहाँ डाल दी। तो पब्लिक सिक्योरिटीज आपने भी देखा, और जो सब सेक्शन 2 है उसमें मौजूद है कि उससे मुराद जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज ही हैं। अब यहाँ पे उसके अलावा एक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के वाउचर हैं, वो मुदारबा सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज जो कि नीचे 3A में उन्होंने फिर डिफाइन भी कर दी, एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिक्योरिटीज में इन्होंने शामिल की हैं, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है इन्होंने जो है जो हमारा चूंकि टैक्सेशन सिस्टम हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को टैक्सेशन में इतना कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ उन्होंने रूल्स भी ऐड किए हुए हैं डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव शेड्यूल करके जाके। बिल्कुल जी, नहीं, इवन इनकम टैक्स रूल्स में भी शामिल हैं, ये रूल्स में भी शामिल क्योंकि है। इसके असेसमेंट के ऊपर पूरा एक शेड्यूल भी बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो अब अब ये मतलब उन्होंने फिर डेरिवेटिव जो डेट सिक्योरिटीज हैं उनकी उन्होंने फिर वो TFCs हैं, शरिया कंप्लायंट सुकूक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, फिर अच्छा पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें अब उसमें उन्होंने ऐड कर दी। सो ये इन्होंने काफी इसके स्कोप को वसी कर दिया, डेट सिक्योरिटीज तकरीबन तमाम की तमाम उन्होंने यहाँ शामिल कर दी। सो अब अगर हम आसानी के लिए कह दें तो एक तो लिस्टेड सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज जो रिडीमेबल कैपिटल के और या रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम अब हम 37A में कवर करते हैं। ठीक हो गया। और वो भी अगर हम 4 सेक्शन रेड विद द 8th शेड्यूल, ये भी वाज़ेह कर ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने जो चीज की, ये करने के बाद उन्होंने सब सेक्शन 4 ऐड किया कि द गेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, वो जो हम बात पहले, इसका मकसद ये है कि टोटल इनकम में हम इनको शामिल नहीं करेंगे, इनको सेपरेट ब्लॉक के तौर पे करेंगे। टोटल इनकम में मसलन आपके पास सैलरी है, आपके पास बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है 37 वाला, और 37 वाला गेन अगर आप शामिल, ये सब तो टोटल इनकम में है, लेकिन अगर 37A का कोई गेन है तो वो यहाँ शामिल नहीं होगा, उसको सेपरेट ब्लॉक है, उसका सेपरेट रेट ऑफ टैक्स है। बिल्कुल, तो वो हम इसको बाकी इनकम में सेपरेट ब्लॉक जब भी बनाया जाता है फिर उसका टैक्स रेट भी मेरा ख्याल है कि वो सेपरेट ही दिए। हाँ बिल्कुल। तो अब ये आप जो सब सेक्शन 5 है कि अगर लॉसेस की सूरत हाल जो अगर आ जाए तो ये इसके लॉसेस जो हैं वो कैसे डिफर करते हैं एडजस्टमेंट में और कैरी ओवर में फ्रॉम दी अदर लॉसेस। हाँ देखिए, ये चूंकि एक होलसम सेक्शन है, बजाते खुद सारा कुछ इसी के अंदर मौजूद है, तो अगर आपके पास 2-3 ब्लॉक्स यानी स्टॉक्स हैं अगर सेपरेट शेयर्स के, और एक में अगर आपको कोई लॉस हो जाता है उसके फरोख्त में, तो अगर दूसरे में कोई गेन है तो उसके अगेंस्ट तो वो सेट ऑफ हो सकता है। ठीक हो गया।
सही। और अगर सेट ऑफ नहीं हो सकता तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है कैरी फॉरवर्ड का वो मुख्तसर कर दिया हुआ है। वो है जिस साल वो लॉस हुआ उस साल और उसके सब्सिक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स तक ये आप कैरी फॉरवर्ड करके आइंदा किसी गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अब आपको फर्दर एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो इसी सेक्शन के अंदर, इसी के अंदर ही रहकर, इसी के एहसासों के अंदर जो भी गेन और लॉस है वो यहीं पर ही सेट ऑफ होगा और कैरी फॉरवर्ड करके इन्हीं के गेन के अगेंस्ट सेटअप सेट ऑफ होगा। मतलब ये है कि जो स्ट्रीम ऑफ इनकम ये है, इसी स्ट्रीम ऑफ इनकम का लॉस, इसी स्ट्रीम ऑफ इनकम के अगेंस्ट अगर कोई लॉस होगा तो वो एडजस्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम ये फर्ज कर लेते हैं कि एक साल में हमें इनकम हुई, चाहे हमारे पास 100 ब्लॉक ऑफ जो है वो पड़े हुए थे शेयर्स, या हमारे पास 100 कंपनीज के शेयर्स, शायद लोग इससे कंफ्यूज हो जाएं ब्लॉक के लफ्ज से। हाँ, जी, तो मैं कहता हूँ कि 100 कंपनीज के शेयर्स पड़े थे और 100 के 100 में हमें जो है वो इनकम हुई और अगले साल हमें 100 के 100 में लॉस हो गया, ठीक है। तो अब जब एक सेकेंड 100 में इनकम तो तब होगी जब आप उनको फरोख्त करेंगे। जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना, क्या हमने तो वो डिस्पोज ऑफ कर दिए, सारे निकल गए। जी हमने वो डिस्पोज ऑफ कर दिए, हमें इनकम हुई, हमने टैक्स दे दिया, अगले साल हमने फिर 100 ले लिए और उसमें हमें लॉस हो गया। अब जब हमें लॉस हो गया तो अगले साल उससे नेक्स्ट ईयर हमने फिर खरीदे और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। तो वो जो पिछले साल लॉस हुआ था, क्या वो हम कैरी ओवर करके इस साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, वो आपके सेट ऑफ, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं, सेट ऑफ हो डेफिनेटली। और वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। वो 3 साल, इस साल लॉस हुआ वो साल और उससे अगले 3 साल, सक्सीडिंग 3 ईयर्स। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, ये हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा आखिरी सेक्शन है कैपिटल गेन के हवाले से, वो है 38। हाँ जी, रिडक्शन ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। यानी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कौन कौन सी डिडक्शंस हमें अलाउ हो सकती हैं। और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 के हवाले से। 37A को अब हम भूल जाएं, क्योंकि वो तो सेपरेट ब्लॉक बना दिया ना, वो तो एक पूरा इंडिपेंडेंट सेक्शन बन गया ना, उसमें तो उसके नॉर्म्स उन्होंने दे दिए। तो अब ये यहाँ पे 37 के हवाले से जब हम बात करें तो ये कौन सी डिडक्शंस हैं और कौन से लॉसेस हैं जो अलाउ होंगे और क्या चीज अलाउ होगी और क्या चीज अलाउ नहीं होगी। सही। सबसे पहले तो यह है कि जो हमने कुछ एसेट्स की बात की थी जो हमारे जेर इस्तेमाल हैं, जो जाती इस्तेमाल में है, वो हमने पेंटिंग, स्कल्पचर, इस किस्म की जो सारी बातें की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको बेचकर कोई लॉस होता है तो वो लॉस पहचाना ही नहीं जाता, यानी अनरिकग्नाइज्ड है। यानी अगर वो लॉस हो जाए तो आप अपनी किसी और इनकम के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो तो समझे जाया हो गया। ठीक, सबसे बड़ी पहली बात तो यही समझने वाली है कि इस किस्म की किसी भी, यानी कि कौन सा लॉस रिकग्नाइज नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे करें आप, ऊपर ये इसको सबसेक्शन 5 को क्लियर करें। ये वाले जो एसेट्स जिनकी बात हुई थी, जो हमारे जेरे जाती इस्तेमाल में थे, इनमें अगर कोई लॉस हो जाए तो वो रिकग्नाइज नहीं होता और उसको आप किसी भी, यानी कि ज्वेलरी मिसाल के तौर पे आपने 100 की खरीदी और 80 की बेची, तो जो 20 रुपए का लॉस है उसको आप अपनी किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, जो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट है किसी और। वैसे तो कोई कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल गेन के अंदर ही एडजस्ट हो सकता है। मिसाल मैं दे देती हूँ आपको कि आपने गाड़ी बेची, उसमें आपको गेन हो गया, आपने ज्वेलरी बेची, उसमें आपको लॉस हो गया। अब उस गाड़ी के बेचने के अगेंस्ट आप इसको नहीं एडजस्ट कर सकते। ठीक हो गया। अब बहरहाल वैसे तो गाड़ी की काफी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एक तो बोर्ड नहीं है कि बंदा बोर्ड के ऊपर अगर आप नहीं, अगर आप उससे काफी फर्क। हाँ, अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहें तो वो स्क्रीन शेयर हो सकती है, और अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हो तो फिर ये इस पे इवन जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी जा सकता है। तो सही है, वो तो अब जब सीखेंगे ये सारा कुछ तो फिर ही कर सकते हैं। चले इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्लासरूम सीन होता है और एक ऑनलाइन सीन होता है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ये इत्तेफाक से, चूंकि मैं भी आपकी तरह, मुझे भी शौक है और माशाल्लाह आप दोनों मेरे असातिज़ा में से हैं, डॉक्टर साहब भी, आप भी।
तो वो मैंने भी अभी जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उसमें ये मैंने बड़े अच्छे और एक्सटेंसिव लेवल पे यूज किया जूम को, और इससे मुझे जो है बल्कि मुझे जो है फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा बेहतर ये लगा, क्योंकि अरे इसमें नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं मैं आपसे फिर डिफर करती हूँ, मुझे तो क्लासरूम का सीन जो है वो ज्यादा बेहतर लगा। अच्छा नहीं, मुझे इसलिए वो लगा कि ये हम्म, जितनी भी चीजें मैंने निकालनी होती हैं ये निकाल के, जैसे अब मैं आपके सामने रखी हुई हैं, ये रखी जी होती जी हैं, और मैं जो है वो मतलब इसमें सारा तकरीबन ये वर्चुअल क्लासरूम ही है। आपका हैंड रेज करने का तरीका, हैंड डाउन करने का तरीका, जी कमेंट्स देने, सारे मतलब वो वैसे सही। ही हैं, लेकिन ये है कि इट्स गुड, और इन प्रेजेंट कोरोना टाइम्स तो दिस इज द बेस्ट आई गेस। तो अच्छा, अब दूसरी चीज मिसेस बुखारी इसमें ये है जी कि ये लॉस के मुतालिक डील करता है 37 के, कि लॉस की डिडक्शन आपको अलाउ होगी, क्योंकि वहां लॉस का जिक्र नहीं था। 37 ए तो पूरा एक कोड है, उसने तो अपना खुद ही लॉस का बता भी दिया कि 3 साल तक एडजस्टमेंट है, लेकिन 37 ए ने 37 में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो 37 का जो लॉस है उसका यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो डिडक्शन अलाउ होगी। अब यहाँ पर जो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सेक्शन 3 में उन्होंने कहा लॉस कैलकुलेट करने का तरीका ये है, हालांकि जो 37(2) के अंदर कैलकुलेशंस थी वो सेम थी। ये यहाँ पे रेपिटेशन करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि a माइनस बी करते तो जवाब या पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, न्यूमेरिकल उसमें। अगर आपकी लेकिन वो कॉस्ट आप हम्म देखे ना, अगर आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो आपकी प्राइस कम है, जो आपकी कॉस्ट से, तो आपको लॉस हो जाता। अगर आपकी सेल प्राइस कम है, कॉस्ट से लॉस हो जाता। अगर आपकी सेल प्राइस जो है ज्यादा है, कॉस्ट से, तो प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे ये दोबारा दोबारा लिखने की, रेपिटेशन की जरूरत क्यों पेश आई? ओवरलैपिंग क्यों करते हैं ये लोग? ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना कि क्लैरिटी के लिए, हम्म, ताकि कोई किसी किस्म का भाम ना रह जाए, तो मजीद उन्होंने किया। हालांकि लॉसेस इसका जिक्र 56 में भी है, 57 58 सेक्शंस में भी, जहां पे लॉसेस का जिक्र है वहां पे कैपिटल गेन को बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा लॉस आप ले सकते हैं और कौन सा नहीं, इसके अगेंस्ट कौन सी चीजें सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम्म, ये वाला जो है सिलसिला कि नो लॉस शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट वेयर अ गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सच एसेट वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो यानी अगर आपके पास एग्जेम्प्ट एसेट है जिसके ऊपर आपका कोई जिसको अगर आप फरोख्त करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई गेन होता है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता, तो हम्म, आप अपना यहाँ का लॉस उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यानी जिस जिस एसेट को आप टैक्स में चार्ज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट आप अपना यहाँ का लॉस भी एडजस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, या वाइस वर्सा, कि अगर अगर आपके पास कोई लॉस हुआ है आपके एसेट ऐसे एसेट के ऊपर जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, उसमें लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे अगर आपका कोई काबिल टैक्स एसेट है उसके गेन के अगेंस्ट आप वो एडजस्ट नहीं कर सकते। अब मिसेस बुखारी यहीं पे रुक जाइए। हमने जी नॉर्मली देखा कि देयर शैल बी चार्ज टैक्स, ये नॉर्मली एक इनका नॉर्म है टैक्स वालों का कि ये इस तरह लिखते हैं, देयर शैल बी चार्ज टैक्स ऑन एन इनकम एक्सेप्ट बिल्कुल एन इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसी तरह बिल्कुल लॉसेस जब कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि लॉस शैल बी डिडक्टेबल ऑन ऑल द इनकम्स एक्सेप्ट वेयर द लॉस इज वेयर द इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब ये यहाँ से बिल्कुल एक इन्होंने डेविएट करके इन्होंने यहाँ पे एक नया सबसेक्शन डाल दिया कि जी इनकम अगर चार्जेबल नहीं है तो नहीं है। वो जो एक ये सिंक्रोनाइज क्यों नहीं रखते चीज को? मतलब अगर एक टर्मिनोलॉजी एक तरीके से आप यूज करते चले आ रहे हैं और एवरीवन इज यूज्ड टू इट, तो फिर वो दोबारा उसको वो करें, तो मेरा ख्याल है ये इट्स सम सॉर्ट ऑफ इल ड्राफ्टिंग एज वेल, कि मतलब ये बाज दफा या ये क्लैरिटी के लिए इस तरह किया जाता है, मतलब। अबंडेंट कॉशियस जिसको कहते हैं ना, कि आप यानी कि क्वेश्चन के तौर पे कि ये ना हो कि यहाँ पे इसको पढ़ते हुए आपके जहन से निकल जाए, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा कानून है और एक जो आम इंसान है उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो हर सेक्शन का मुताला बड़ा गौर फिक्र के साथ करे। तो गोया कि एक आपको एक ही जगह पे सारी आपकी किसी किस्म की अगर आपके जहन में
कोई कंफ्यूजन है तो वो उधर ही निकाल दिया गया है। तो अब मेरा आखिरी प्रॉबेबली सवाल, जी प्लीज प्लीज, जी मेरा सही है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर मुझे सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इस लॉस के कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट जो है उसका पीरियड नहीं नजर आ रहा। तो ऐसी जी जरूरत, इसलिए कि वो अलग सेक्शंस के अंदर उसका जिक्र है ना। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बाकायदा एक पूरा अलग सेक्शंस है ठीक जो हो गया। आपके सेक्शन 56 से शुरू हो जाती है। सो तो जी जी जी, तो वहीं पर ही आपका सेट ऑफ का भी रूल्स किए हुए हैं, प्रिंसिपल्स किए हुए हैं, और वहीं पे कैरी फॉरवर्ड के भी। ठीक हो गया। तो यानी और अगर कोई लॉस कैपिटल गेन का है, जी कहने का मकसद ये है कि 38 जो है वो सिर्फ लॉस की नेचर को कवर करता है कि कौन सा लॉस अलाउ होगा और कौन सा लॉस अलाउ नहीं होगा। बाकी तमाम जो जेनेरिक प्रोविजंस हैं वो मौजूद हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के सेक्शंस के अंदर। जी पार्ट 8 है जिसके अंदर सेक्शन 56 ए, 57 57A और 58 आपका जो है ये पूरा 58, 59 एंड 59A, बहुत ये शुक्रिया। सारे सेक्शंस के अंदर लॉसेस की ट्रीटमेंट कवर की है। मिसेस बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका हमने बहुत टाइम लिया और आपकी हेल्प से हमने जो है कैपिटल गेन की टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा सिर हासिल बहस की। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को पसंद भी आएगी और इंशाल्लाह हम इसी तरह और मजीद वीडियोस भी जो है वो डॉक्टर साहब की और आपकी हेल्प से बनाकर और अपलोड करते रहेंगे। आप इंशाल्लाह इसी तरह हमें अपने वक्त से नवाजती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, ये एक एरेटा मिसेस हुजैमा बुखारी हम चाह रहे हैं कि ये ऐड कर दें। अभी हमने बात करते हुए ये कहा था कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको सेक्शन 37 से 2002 में शायद हम हमारे उसमें गलती से ये हमने निकला और इसको हमने ये हाईलाइट किया था ये वाले को। तो ये मेरा ख्याल है ये 2002 में नहीं, ये जो है ये 2012 में जो आप जैसे फरमा रही हैं, आपने दुरुस्त हाईलाइट किया इसको। ये 2012 में ये क्लास सी जो है ये ओमिट हुई है, 2002 में नहीं हुई। तो मैं चाह रहा था कि ये एरेटा आप हमें जरा गाइड कर दें ताकि हम ये इसको करेक्ट कर लें एरर को। इसकी भी थोड़ी सी हमें तारीख में जाना पड़ेगा कि 79 के बाद ये हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिनको ये इख्तियार था कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन पर टैक्स लगाएं, उन्होंने सब किस्म के गेन्स खत्म कर दिए। गेन टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इनहेरिटेंस टैक्स, हर तरह के इन्होंने टैक्सेस जो थे वो खत्म कर दिए। लिहाजा ये बहुत एक बड़ा रेवेन्यू का जरिया था जो सारे प्रोविंसेस में खत्म हो चुका था। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन पे टैक्स लगाएं। लिहाजा काफी डेकेड्स यानी 80, 90, 100, 110 यानी ये सारे 30-40 साल तक इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन पे ना सूबों ने टैक्स लगाया और ना फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती थी। और आपने देखा कि इस दौरान लोग मल्टी बिलियनर्स बन गए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में, और ये बड़े बड़े टाइकून्स बन गए और एक पाई इन्होंने टैक्स के सिलसिले में नहीं दिया। लिहाजा जब ये 2010 के बाद 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये जब कॉन्करेंट लिस्ट खत्म की गई तो फेडरल गवर्नमेंट को ही ये ख्याल आया कि क्यों ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे के गेन पर भी हम टैक्स लगाएं, क्योंकि सूबों ने तभी तक कुछ नहीं किया था। तो ये 2012 में फिर ये क्लॉज इंसर्ट हुई, यानी कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाल दी गई फ्रॉम दोज एसेट्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना था, और ये सिलसिला वहां से फिर शुरू हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ कहने की बात यह है कि जब गवर्नमेंट्स जो है अपनी पॉलिसीज कुछ इस अंदाज से बनाती हैं कि जिसके अंदर दूरअंदेशी का एलिमेंट नहीं होता या प्रूडेंस का एलिमेंट नहीं होता, तो फिर ऐसे ही नताइज निकलते हैं जिसमें खुद ब खुद आइन की खिलाफ वर्जी जब लूप होल्स छोड़ेंगे तो लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे, क्योंकि वो एक हाथ आगे सोचते हैं हमेशा। जो है वो टैक्स अवेडर जो है वो एक कदम आगे होता है टैक्स मैन से। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दुरुस्त करूं इजाज़त कि वो टैक्स इवेजन नहीं था,
क्योंकि वो ना सुबह टैक्स लगा रहे थे उसके ऊपर, ना फेडरल गवर्नमेंट लगा रही थी, तो हम ये नहीं कह सकते, थी, हम वो उनको तो इनकम्पिटेंसी है, हम उनको ये कसूरवार नहीं कह सकते कि उन्होंने टैक्स इवेड किया, क्योंकि टैक्स था ही नहीं। ठीक, लेकिन उसके नतीजा ये हुआ कि किसी की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसने अगर करोड़ों की बेच दी है, तो वो करोड़ों को गेन के ऊपर उसने एक पाई टैक्स नहीं दिया, तो जो उसने नहीं देना था। प्रोबेबली ये भी हो लेकिन सकता वो है ओवरनाइट अमीर हो गया। कुछ जो हुकूमत में हो उस टाइम, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो जिसकी वजह से उन्होंने इसको टैक्स ना करने दिया। दैट में भी वेल व्हाटएवर के, इसमें अफसोसनाक बात यह है कि सूबों के पास जो ये लगाया करते थे टैक्स, वो पता नहीं क्यों उन्होंने खत्म कर दिया, और उसके खत्म करने के बाद इसी चीज को तो आप देख मिसेस सकते हैं कि बुखारी, मार्केट यही में तो अंधी मच कन्फ्लिक्ट गई। ऑफ इंटरेस्ट हैं कि जी जिन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं, और वो प्रोविजंस लेके आते हैं जिसमें उन्हें कोई टैक्स ना देना पड़े। तो अभी भी बेशक। अगर आप देख लें तो ये जो ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके ऊपर जो है वो लिटिगेशन चल रही है, तो उसमें आप देख लें कि आपकी जो बेनजीर कॉन्स्टिट्यूशनल, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, वो है आपका सॉरी बेनजीर नहीं, ये अपना जो इनकम सपोर्ट लेवी, इनकम सपोर्ट। जी जी, इनकम सपोर्ट लेवी, इसके वो ऊपर बिस्ट जी नहीं है, इनकम सपोर्ट लेवी है। इनकम सपोर्ट लेवी जो है, 2013 में ही लगा जी था। जी, वो 14 में खत्म कर दिया उन्होंने, और वो जो एक जी। साल है उसके ऊपर जो लिटिगेशन चल रही है, तो उसमें भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान हैं उसमें से मेरा ख्याल है किसी ने भी शायद नहीं दिया, या दिया है तो बहुत कम लोग हैं। कोई हमें पता चला कि 12-13 अफराद ने हाँ, दिया है। तो अब वो अगर जब जिन लोगों ने दोज चार्ज विद द गवर्नेंस जब वही नहीं देंगे तो बाकी किसी से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे हैरानगी है कि जब उन्होंने वो टैक्स नहीं दिया तो वो अभी तक उनकी जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिडेट कैसे नहीं किए गए, क्योंकि आपको भी पता है कि और देखिए एफबीआर भी खामोश है कि जी उन्होंने 2013 में तो ये नाफिज था ना, जी तो ना बिल्कुल किसी को नोटिस दिए, ना उनसे वसूल किया, ना बिल्कुल। अब 2013 से लेके 2020 आ गया है, 7 साल का अरसा गुजर चुका है। अब जो टैक्स देगा उसके ऊपर 7 साल का डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगेगा। और नहीं तो अगर ये टैक्स प्रूव हो गया तो फिर ये भी साबित हो जाएगा कि वो डिफाल्टर रहे इन 7 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल साबित होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल फिर ये भी जी ये भी देखना होगा कि फिर इलेक्शन कमीशन क्यों, ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बहुत बड़ा फेलियर होगा कि उन्होंने क्यों इनवैलिडेट रिजल्ट को नहीं किया। तो चलें, सही बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस रेटा के लिए भी, और चलिए इंशाल्लाह इसी तरह हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करते रहेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह। बाय।